बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं यानी कि ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर जो है वो आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है यूके में रहते हुए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब आप कॉल करते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकूं। लेकिन ये जो प्रोग्राम होता है इसमें हम आपकी जो प्रॉब्लम्स या लीगल इश्यूज़ हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी कन्फ्यूजन से बचने से बेहतर ये है कि कोई भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। उसके अलावा नाज़रीन अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में कॉल्स लें, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। नाज़रीन बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इब्रार बोल रहा हूँ नोटिंगम से। जी इब्रार साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा आपने तो कहा कि एक सवाल कीजिएगा, लेकिन ये एक ही सवाल है, इसमें 3-4 पॉइंट है, मैं मुख्तसर ही आपको बताऊंगा। जी जी बोलिए। मैं इस वक्त टियर 1 वीज़े पर हूँ। जी जी। और मैंने टैक्स की अमेंडमेंट करवाई है, लेकिन मेरे 10 साल भी पूरे हो रहे हैं सितंबर में और मैं 10 साल पे करना चाहता हूँ। जी जी। तो इसमें कोई इशू हो सकता है टैक्स का? वो मुझे पूछ सकते हैं टैक्स का? वैसे अमेंडमेंट हो चुकी है मेरी, तो क्या चांसेस हैं अगर मैं 10 साल पर करता हूँ और मैं ऑन द स्पॉट जाना चाहता हूँ? देखें बिल्कुल ऑब्वियसली जब आप कोई एप्लीकेशन करते हैं तो इस सिलसिले में डिपेंडिंग ऑन द केस वर्कर जो भी आपका केस डील कर रहा होगा तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है कि 10 इयर्स के उस पर वो ये आपसे पूछें। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि वो आपका पुराना टैक्स रिकॉर्ड जो है वो उस पे ना जाएं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ठीक है, आप 10 इयर्स के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस आपसे बिल्कुल पूछगछ की जा सकती है कि अगर आपने पहले टैक्स दिया था तो क्यों कम दिया था फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस बेसिस पे जो पॉइंट्स लिए थे वो ज़्यादा लिए थे अगर ऐसे टियर 1 के बेसिस पे। अगर आपने अभी अमेंडमेंट कर ली हुई है तो एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो, आप एक्सप्लेन कर सकें, तो इंशाल्लाह होपफुली कोई मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो Hello. Hi. यस हाय। Yeah, I'm on the queue for the. I want to call. Your call is through. You can talk. My name is Zakir Khan. I'm the solicitor. Hi, and my name is Nadeem. Okay. और मेरा सर सवाल ये है कि जी जी। मैंने स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट हूँ यूरोपियन, और मेरे यहाँ पे यूके पे आए हुए मुझे कोई 6वां साल है। अच्छा। और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं शादी को, और वीज़े को भी 3 साल नहीं हुए। तो क्या मैं मतलब अपने डिपेंडेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ अभी? और दूसरा ये कि अगर नहीं कर सकता तो मुझे जब मतलब 5 साल पूरे होंगे, 5 साल का वीज़ा मिला था, तो मैं शादी की डेट पे देखनी होगी या वीज़े की डेट पे अप्लाई कर सकता हूँ कि शादी तक क्योंकि वो 6 माह बाद मेरा वीज़ा लगा था। जी मैं समझ गया। देखें जहाँ तक आप इंडिपेंडेंट आपका पहला सवाल ये था कि आप अपनी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी पहला। देखें आप अपनी बेसिस पे तब अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि हो गए हैं, और 3 साल में से कम साल आप लोग इकट्ठे रहे हों और फिर आपकी डिवोर्स हो जाती है। अगर आपकी डिवोर्स होती है तो फिर आप अपने बेसिस पे उस अप्लाई कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ जब आपकी डिवोर्स होती है तो उस वक्त आपकी वाइफ जो हैं वो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो, यहाँ पे काम कर रही हो। तो अगर आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं और उसमें से कम साल आप लोग इकट्ठे रहे हैं और डिवोर्स हो जाए खुदा न खास्ता, और उस वक्त डिवोर्स के वक्त आपकी वाइफ अगर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं तो फिर आप अपने बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है
जो कि अल्लाह करे कि ऐसी ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आपको 5 साल का वेट करना पड़ता है। और 5 साल जब आपकी शादी हुई थी ना, एज़ लॉन्ग एज़ शादी की डेट से अगर आपके पास प्रूफ है कि आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और शादी की डेट से आपके पास अगर प्रूफ है कि आपकी वाइफ यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, यानी कि काम कर रही थी उस वक्त से, और 5 साल से वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर जो है तो शादी की डेट से आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए, मतलब शादी की डेट से 5 साल बाद आप अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। यस हेलो। हाय, मैंने जी जी स्पाउस वीजा एक्सटेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछें। मेरे हस्बैंड he's been here for 2.5 years, 2.5 year उनका वीजा एंड हो रहा है, और we need to apply जो अगला 2.5 year एक्सटेंशन के लिए। और मैंने ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछना था। वी वर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं 2015 दिसंबर 2015 से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, एंड वो जनवरी 2016 से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एंड इस ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, एंड ऑफ अप्रैल 2016, हम दोनों की अर्निंग 19,000 थी टुगेदर। और अब हमने सितंबर में उनका 12 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है उनका वीजा, तो हमने फर्दर 2.5 ईयर का एक्सटेंशन अप्लाई करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितनी देर के लिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब 12 मंथ्स इकट्ठे का होना लाजमी है, या एज लॉन्ग एज हमने 18,600। देखिए, एज लॉन्ग एज जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें आपकी आमतौर पे तो 2 इयर्स का मांगते हैं ना, कि 2 इयर्स जो है वो लास्ट 2 इयर्स का, और उसमें फिर वो जो एवरेज होता है कि उतना होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है सिचुएशन, अगर आप पहले एम्प्लॉयड थी या जिस बेसिस पे उनको वीज़ा मिला था और फिर अब सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो गई, तो अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड दोनों लास्ट 1 ईयर का एटलीस्ट अगर है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का मतलब ये कि अप्रैल 2016 तक जो अर्निंग थी वो अगर दोनों की 18,600 से ज़्यादा है तो उसको जो है होम ऑफिस कंसिडर कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं ग्लासगो से रजा बात कर रहा हूँ सर। मैंने एंटरप्रेन्योर के लिए एक्सटेंशन के लिए सर एप्लीकेशन डाल रखी है जी। तो अभी 2 महीने हो गए सर, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो सर एक मेरा सवाल था कि जो मेंटेनेंस मैंने रखे हुए मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, और ये सर कब तक इसका जवाब आएगा सर? कोई इसकी क्या रेशियो कामयाबी की सर वो बता सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि 2 महीने हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। तो आम तौर पे ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं उसमें कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लग जाया करता है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेंटेनेंस का ताल्लुक़ है, जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उस वक्त आपको अगर मेंटेनेंस पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ये है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब अगर आप मेंटेनेंस के फ़ंड्स को फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेते हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन उसमें एक मसला ये हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाती है और आपको दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ती है, अगर आपने मेंटेनेंस के फ़ंड्स को मतलब मूव कर लिया है तो फिर आपको दोबारा से फिर मेंटेनेंस शो करनी पड़ेगी फॉर द जो रिक्वायर्ड डेज़ हैं उसके लिए। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि तो इसलिए आमतौर पे लोग मेंटेनेंस के फ़ंड्स को हटाते नहीं हैं, ताकि कोई अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो कोई मेंटेनेंस का कोई इशू फिर दोबारा ना आए दोबारा नई एप्लीकेशन में। अदरवाइज़ जनरली स्पीकिंग अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि जी आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर मेंटेनेंस के फ़ंड्स आप अगर चाहें तो उसकी यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ डॉनकास्टर से। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये कि मैं यहाँ पे असाइलम सीकर हूँ फैमिली के साथ और नेट सपोर्ट ले रहा हूँ जी। तो मैंने ड्राइविंग पास कर ली है और पूछना ये चाह रहा हूँ कि गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ इस स्टेटस पे? कोई मसला तो नहीं होगा? नेट सपोर्ट पे भी है।
बच्चों के साथ? देखिए, अगर आप नए सपोर्ट पे भी हैं और गाड़ी ख़रीदते हैं तो बिल्कुल मसला हो सकता है, एज लॉन्ग एज आप जस्टिफाई कर सकें कि कहाँ से पैसा आया और किस बेसिस पे आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आप नया सपोर्ट भी ले रहे हैं। अगर उनको सारी इन्फॉर्मेशन है तो दैट्स फाइन। तो सेकंड ड्राइवर अगर किसी के साथ कोई और किसी के नाम पे हो तो वो हो सकता है, देखिए किसी और के नाम की गाड़ी हो? देखिए, आप वो तो सेकंड ड्राइवर कोई भी अगर है किसी गाड़ी पे, अगर आप इंश्योर्ड हैं तो आप वो ड्राइव कर सकते हैं। तो वो तो जी, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, जी कौन बोल रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे पूछना था, मैं एक्चुअली टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीजा पे हूँ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा डिपेंडेंट है, बट बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मुझे मेरे हस्बैंड की कंप्लेन, इनफैक्ट पुलिस इन्वॉल्व और कंप्लेन करनी पड़ी और वो उनको ले गई था। अब मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ मैं अपना वीजा उनका डिपेंडेंट कैंसिल करा दूँ, बट वो कहते हैं कि अगर हेलो हेलो सॉरी आपका बीच में से मुझे आवाज़ कट गई थी। आप ये कह रही हैं कि अब आप कंप्लेन करना चाह रही हैं, उनको कैंसिल करना चाहती हैं? ऑलरेडी पुलिस की तो हो गई है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं होम ऑफिस को भी कंप्लेन करूँ और उनका वीजा कैंसिल करूँ, उनको वापस भिजवा दूँ। बट वो मुझे कहते हैं कि जाते जाते वो बेटा जो कि सिर्फ 2 साल का है, वो उसे साथ ले जाना है का बात कह रहे हैं। तो क्या वो ऐसे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ले जा सकते हैं? और अगर मैं अपना वीजा स्विच करना चाहूँ असाइलम पे, तो क्या वो पॉसिबल है कि टियर 1 एंटरप्रेन्योर चेंज हो जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि जनरली स्पीकिंग इस मुल्क के कानून के हिसाब से जनरली स्पीकिंग इतने छोटा जो बच्चा होता है वो आम तौर पे मदर के साथ होता है, अनलेस के कोई ऐसे इश्यूज़ हों जिसकी वजह से कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि माँ जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती। तो जनरली स्पीकिंग तो माँ को बच्चा जो है वो मिलता है। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके मतलब बच्चे को यहाँ के कानून के हिसाब से वो ले जा सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था वो असाइलम से रिलेटेड, तो आपको कोई भी स्टेटस हो, अगर आप समझती हैं कि आपको अपने मुल्क में ख़तरा है और आप वहाँ पे नहीं जा सकती, तो फिर आप असाइलम क्लेम कर सकती हैं। टियर 1 वीज़ा हो या जो भी हो, अगर आपको ख़तरा है अपने मुल्क में कि आप नहीं जा सकती और आपको लगता है कि आपको वापस जाना पड़ेगा और आपको ख़तरा है, तो फिर आप असाइलम क्लेम कर सकती हैं। अभी आपने देखना होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी टियर 1 वीज़ा है तो ऐसी सूरत में आपको वापस तो वैसे ही कोई नहीं भेज रहा, क्योंकि आपके पास वीज़ा है, तो फिर आपको क्यों असाइलम क्लेम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि इस सिलसिले में आप किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर अहमद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इधर आके हेल्प कर रहे हैं फ्री में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यूरोपियन डिपेंडेंट वीज़ा है और दूसरा ये कि जब ये EU आउट हो गया है तो इस वीज़े पे मेरे कोई इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा ये कि मुझे मेरी शादी को क्या मैं इस डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ अपने बिहाफ पे, और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, वन बाय वन करते हैं। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अभी फ़िलहाल UK EU से आउट नहीं हुआ। रेफरेंडम में ये लोगों ने फ़ैसला किया है कि निकले बाहर, लेकिन अभी फ़िलहाल UK जो है वो EU से बाहर नहीं हुआ। एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा अगर UK चाहता है कि वो EU से बाहर निकले, और उस प्रोसेस में भी मेरे हिसाब से कम 2, 4, 5 साल लग जाएंगे अगर ये वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन वही है जो कि रेफरेंडम से पहले थी। ठीक है। जो आपका दूसरा सवाल था कि आप अपने बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं उसको भी आपको बताता हूं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का टाइम हो गया है। तो अगर आप टेलीफोन पे ही रहें तो इंशाल्लाह ब्रेक पे आने के फ़ौरन बाद मैं आप ही के सवाल से स्टार्ट करूंगा और आप ही से बात करूंगा। तो नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होते हैं।